नमस्कार मित्रों, दिल्ली वाला पीएम चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद मिश्रा आज आप लोगों से कुछ राजनीतिक चर्चा करने के लिए आया हूं और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में, क्योंकि नीतीश कुमार जी आज, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एक दो बार नहीं, 10वीं बार। मतलब कोई नेता सपने में भी नहीं सोच सकता कि 10 बार उसको मुख्यमंत्री का मतलब शपथ ग्रहण किया है। कार्यकाल तो वैसे उनका वो टोटल 20 साल के आसपास है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि अब की बार को जो उनका मुख्यमंत्री बनना है वो एक मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एक दो साल से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत तरह की बातें चल रही थी। खासतौर पे उनसे कहा जा रहा था कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक तौर पे भी वो ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने तो कह दिया कि नहीं, उनका तो करियर ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, और ऐसे और वैसे। और ऐसे टाइम में जो है उनका वापस आना, और वो भी अब तक के सबसे प्रचंड जनादेश के साथ में, ये वास्तव में बहुत मतलब एक तरह से काबिल तारीफ है। और मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और 5 साल जनता की पूरी तरह से सेवा करेंगे। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक कैरियर की। जैसा आप लोग जानते हैं, नीतीश कुमार एक समाजवादी आंदोलन से निकले हुए जो है नेता हैं। और किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव जी, सुशील कुमार मोदी जी और ऐसे बहुत सारे नेता थे जो लोग छात्र राजनीति से निकले थे बिहार में। और जो है धीरे धीरे समय के अनुसार लोग अलग अलग रास्ता पकड़ लिए, ये कह सकते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार जी से एक ही नीतीश कुमार जी के बारे में जो सबसे खास बात है कि नीतीश कुमार जी चाहें जैसे भी रहें, केंद्र में रहें या राज्य में रहें, या जब भी उन्होंने सत्ता में रहें या एमपी एमएलए जब भी वो रहे हैं, उनके ऊपर आज तक के कैरियर में कोई ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप है या कोई भाई भतीजावाद का आरोप है, जो आमतौर पे नेताओं में देखने को मिलता है कि हर एक नेता के ऊपर कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। नीतीश कुमार जी इस उसमें जो है सबसे अलग एक तरीके से हैं। उनके ऊपर विरोधी दल भी उनके ऊपर कोई वैसे कह दे अलग बात है, बट सीरियस चार्ज कभी किसी ने नहीं लगाया, और ना उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई आरोप कभी भी लगा है। ये तो उनकी एक सबसे खासियत है। दूसरी चीज़, परिवारवाद की जहाँ तक बात होती है तो कोई उनके परिवार के बारे में भी नहीं जानता। अभी थोड़े दिन पहले से लोगों को पता चला है कि उनके एक लड़के हैं जो कि अपना जो भी है, कुछ हमें नहीं पता क्या करते हैं, शायद वो जॉब वगैरह करते हैं। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं किया कि हमारे परिवार का या हमारा कोई रिश्तेदार जो है राजनीति में आए और ऐसे उसको जो है ज़बरदस्ती का नेता बना दिया जाए या किसी तरीके से उसको लाभ पहुंचाया जाए। तो शुरुआत होती है नीतीश कुमार जी की 90 के दशक में। 90 के दशक में जो है आपको मालूम है कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी, और धीरे धीरे बीजेपी का जो है एक तरीके से उत्थान हो रहा था। नीतीश कुमार जी वैसे तो समाजवादी और सेकुलर विचारधारा वाले इंसान हैं, लेकिन उन्होंने उस समय उनकी समझ देखिए कि उनको जिस समय बीजेपी एक तरीके से अछूत पार्टी मानी जाती थी, कि बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी का टैग दिया था कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी है और राम मंदिर आंदोलन और इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो कोई भी मतलब देश का कोई दूसरा भी राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय हो या कोई भी हो, वो बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं थे। तो उस समय जब जनता पार्टी थी, एक तरीके से आप जानते होंगे, जनता पार्टी जो था, जनता पार्टी का जब बिखराव हुआ तो उसमें से कई सारे दल बने। तो उसी समय जो है, चूंकि एक जनता दल था, जनता दल में सारे लोग थे, जनता दल बीच में आया था। फिर जनता दल के बाद जनता दल के में भी जब बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हुए, तो उसमें जो है लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और पहले नीतीश कुमार जी, ये सब लोग एक साथ ही थे। फिर नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस थे इनके सीनियर नेता, लेकिन बिहार में करता धरता एक तरीके से नीतीश कुमार जी ही थे। इन्होंने एक समता पार्टी नाम से जो है एक पार्टी बनाई, और समता पार्टी ने जो है, समता पार्टी को बीजेपी ने अपने साथ लिया, और मतलब यूँ कहें कि समता पार्टी जुड़ गई बीजेपी के साथ में। और वहीं से शुरुआत होती, जब बीजेपी और समता पार्टी का गठबंधन होता है तो धीरे धीरे इनका जनाधार बढ़ते जाता है, और लालू प्रसाद यादव को ये लोग सत्ता से हटा देते हैं। और एक बार नीतीश कुमार जी जब सत्ता पे आसीन हो गए, उसके बाद आज तक की डेट में तो कोई उनको हिला नहीं सका है। बीच में 2 बार जब वो छोड़े हैं,
तो वो भी जो अपनी मर्जी से छोड़े हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने उनको हटा दिया या किसी ने समर्थन ले लिया वापस से, कुछ इस तरह की बात हुई है। और उसके पहले बीच में जब उससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो केंद्र में मिनिस्टर भी थे और समय समय पे वो अपने तेवर भी दिखाते रहे। लेकिन इन सारी घटनाओं के होते हुए भी मतलब राजनीति की ऐसी समझ, कई बार वो बीच में बीजेपी का साथ छोड़े एक अपने विचारधारा के तौर पे या जो भी उनको उस समय परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने छोड़ दिया। मोदी जी सेंट्रल में आने के लिए जब उनके नाम का ऐलान हुआ था उस समय उन्होंने वो हट गए थे वहाँ से। लेकिन इतना चतुर राजनीतिक, उन्होंने तुरंत इसको पकड़ लिया और फिर वापस इनके साथ आ गए। और उसका फ़ायदा ये मिला कि वो तब से कंटिन्यूअस जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और काम भी बहुत कुछ किया है। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में बहुत बुरी स्थिति थी, आज भी बिहार जो है देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। लेकिन उस समय और आज के परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और बिहार में या इधर नॉर्थ इंडिया में या कहीं लगभग पूरे देश में ही राजनीति करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी नेता के लिए एक बेस होना जरूरी है, वोट बैंक का एक बेस जिसको लेके वो चलते हैं। नीतीश कुमार चाहे वो जाति आधारित हो या किसी और तरीके से भी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को आप जानते हो कि बिहार में, जिसको लोग कहते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स होती है, बिहार में नीतीश कुमार जी की जाति के लोग मुश्किल से 2-2.5% होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 3% होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके पीछे जो है कोई इस तरह से जाति वाला वो था, जैसे लालू जी के साथ यादव, और उन्होंने फिर अपना कुछ सेकुलर राजनीति करके और मुस्लिमों को ऐड किया। ऐसे ही जो है मुलायम सिंह जी ने भी सेम फार्मूला अपनाया। काशीराम जी ने जो है यूपी में शुरू किया, फिर मायावती जी ने बागडोर संभाला। मायावती जी ने भी फिर बीच में सवर्णों को, खासतौर पर ब्राह्मणों को अपने साथ किया, उसके बाद उनको सत्ता मिली। नीतीश कुमार जी ने कभी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी एक धर्म या पर्टिकुलर एक जाति की राजनीति की हो या एक वर्ग की राजनीति की हो, खाली दलित का या खाली पिछड़ा का या खाली सवर्ण का, जो भी इस तरह का कभी आप उनको नहीं कह सकते। वो बिल्कुल सामंजस्य बैठा करके सबको साथ लेके चलने वाली बात। अब कभी भी आप तमाम नेताओं से सुनते होंगे कभी न कभी किसी न किसी जाति के प्रति, धर्म के प्रति या किसी समाज विशेष के प्रति कोई गलत टिप्पणी आ जाती है। उन्होंने कभी भी इस तरह के जो है इस तरह का आरोप उनके ऊपर नहीं है, ना उन्होंने इस तरह की कभी राजनीति किया है। उसका फ़ायदा ये मिला कि मतलब वो तब से मतलब नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं कि या तो आप उनसे जो है प्यार करते हैं या उनसे आप नफरत करते हैं, लेकिन आप उनको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। और कभी भी उन्होंने अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई। 20 साल की सत्ता में कभी भी अपने बलबूते की जो है सरकार उन्होंने नहीं बनाई। हमेशा जो है ज़्यादा टाइम बीजेपी के समर्थन थे और थोड़े टाइम समर्थन से और थोड़े टाइम के लिए राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गठबंधन की सरकार होती है तो जो समर्थन देने वाले जो दल होते हैं वो सरकार को ठीक से नहीं चलने देते, वो अपनी मनमानी कराते हैं अपने तरीके से, जो है मतलब ब्लैकमेलिंग कह लीजिए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा नहीं था। समर्थन देने वाले समर्थन देने को मजबूर रहे हैं और नीतीश कुमार जी वही करते रहे हैं जो उनको ठीक लगता है। अभी कभी किसी ने उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं किया। जब भी किसी का साथ छोड़ा उन्होंने खुद छोड़ा है, अपनी शर्तों पर छोड़ा है। तो इसको आप मतलब उनकी मतलब एक तरीके से चतुराई कह लीजिए या उनकी समझदारी कह लीजिए या उनकी किस्मत समझ लीजिए, जो भी है। मतलब आज की तारीख में मैं कहता हूं कि आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद अगर वो इनकेस कुछ भी ऐसा होता है, अगर इस गठबंधन एनडीए को वो छोड़ते हैं तो भाई 24 घंटे के अंदर दूसरा गठबंधन, महागठबंधन और कांग्रेस से जो भी लोग हैं सब मिल करके उनको कहेंगे भैया हमारी तरफ आ जाओ और हम तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत कम नेताओं के जीवन में आती हैं। ऐसे हैं हमारे नीतीश कुमार और उन्होंने काम भी बहुत किया है। ऐसा नहीं खाली इसी के चलते जो है वो सत्ता में आते रहे हैं। बिहार में जो सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की चीज़ें, बच्चियों की शिक्षा के बारे में करना भी बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कि नहीं बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और सबसे बड़ी बात, बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो जातियों के बीच में जो विद्वेष, जो एक तरीके से आपने सुना होगा कि मतलब जातियों के बीच में एक तरीके से जो है सशस्त्र संघर्ष होता था, नरसंहार हो जाते थे। रणवीर सेना और जो दूसरे था वो जो संगठन थे वो आपस में जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें किया करते थे। और गुंडागर्दी का तो कहना क्या,
वहाँ पे लोग कहते थे कि अपहरण सबसे बड़ा उद्योग अपहरण उद्योग है, कि भाई किसी को भी दिन में ही उठा लेना और उसके बाद फिरौती लेकर के उसको छोड़ना। और बिहार में लोग जो है शाम को 4 बजे के बाद जो है कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने की हिम्मत नहीं करता, टाइम से अपने घर आ जाता कि भाई कौन उठा ले। यहाँ तक कि लोग कोई आदमी ढंग के कपड़े पहन करके थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे तो उसको बदमाश उठा लेते थे कि ये थोड़ा अच्छा आदमी दिख रहा है तो इसको उठाने पे पैसे मिल जाएंगे। तो उन परिस्थितियों से निकाल करके आज की तारीख में बिहार में सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, दूसरी जो ठीक है, दो लोगों के बीच में कोई रंजिश है, कोई घटना हो गई, या गुंडे बदमाश तो कहीं जाते नहीं है, वो रहते ही हैं, लेकिन एक सरकार का संरक्षण मिलना, तो कोई इक्का दुक्का जो घटनाएं हो गई वो हर जगह होती हैं, भारत के हर कोने में होती हैं, बल्कि दुनिया के हर कोने में होती हैं। वो लोग उसमें से उठा कोई बोले कि नहीं अभी भी ये हो रहा और ऐसे हो रहा है, तो लेकिन उससे तुलना नहीं की जा सकती। जो परिस्थितियां थी, जो लोग उस समय रहे होंगे, आप उनसे अगर पूछेंगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को मतलब किस नर्क से निकाल करके और कहाँ पहुँचाया है। और उसके बाद जो है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। आपने देखा उन्होंने शराबबंदी कर दी। वो बात अलग है कि कितना सफल है कितना असफल है, वो लोग कहते हैं कभी मिलता है, तो खैर ठीक है, गलत काम तो कुछ मतलब पुलिस स्टेशन होते हैं फिर भी चोरी होती है, ऐसा तो है नहीं होता, हॉस्पिटल होते हैं फिर भी लोग बीमार पड़ते हैं, एक्सपायर भी होते हैं। सेम वही चीज़ है, ठीक है, दारू बंद है और दारू कहीं कोई स्मगलिंग करके बेच रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं कार्रवाई होती है। तो जबकि आपको मालूम है कि मतलब एक तरीके से शराब जो है राज्य सरकारों का ना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का एक माध्यम होता है। उन्होंने उसको बंद किया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मतलब बिहार के खजाने को, उसके बावजूद भी जो है वो उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके। जो अभी जिसपे बहुत सारा विवाद हो गया कि 10,000 रुपये जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, तो वो स्कीम भी कोई ऐसा नहीं था कि वो जीविका दीदी कोई अभी की स्कीम है, स्कीम बहुत पुरानी थी। हाँ, वो बात अलग थी कि इस तरीके से पैसे उसमें नहीं दिए हुए थे, इस पर ठीक है, ये एक चर्चा का मतलब वो हो सकता है कि चुनाव के टाइम में ही ठीक पैसे क्यों दिए गए। लेकिन वो भी ये नहीं है कि भाई 10,000 दिए गए तो कोई वन टाइम के लिए है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि भाई 10,000 दिया जा रहा है, जो महिलाएं अपना स्वेच्छा से कोई छोटा मोटा काम अगर कुछ करती हैं और जो उसमें सफल होंगी, जिनका लगेगा कि हाँ भाई ये और भी कुछ कर सकते हैं, तो उनको 2 लाख तक, 2 लाख रुपए नहीं, 2 लाख तक की बात है कि 2 लाख तक जो है उनको सरकार और मदद करेगी, जिससे कि जो है और अपना आगे वो अपने रोजगार को बढ़ा सकें। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। और अभी जो सरकार का जो गठन हुआ है, सरकार तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल जो पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर से सब कुछ सेम ही है। मंत्री भी ऑलमोस्ट वही होंगे, हो सकता है कुछ नए लोगों को मौका मिले। लेकिन भरोसा क्यों होता है? भरोसा ये होता है कि जो मुखिया है, जो चीफ मिनिस्टर, वो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी कभी भी किसी गलत चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो ना वो उनकी कोई मजबूरी की सरकार है। बीजेपी की मजबूरी है कि बीजेपी उनको समर्थन देती ही रहेगी। उनको 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 बिना समर्थन उनको पता है कि अगर हम समर्थन नहीं देंगे तो दूसरा पक्ष तैयार है उनको अपने साथ लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज जो इंडिया गठबंधन है, उनके लोग कहीं ना कहीं शायद अकेले में सोचते होंगे कि जब नीतीश कुमार जी नाराज होकर करके जो बीजेपी से रिश्ता तोड़े थे, उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन का मतलब एक तरह से नींव उन्होंने ही रखी थी। सारे नेताओं से मिले थे, सबको इकट्ठा किया था पूरे भारत में घूम कर करके। और उसमें उनकी इच्छा थी कि भाई उसका कम से कम चुनाव में जीतने के बाद क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक संयोजक जो होता है उनको बनाया जाए। लेकिन एक दो बैठक के बाद ही कांग्रेस पार्टी को लगा कि भाई हम तो मतलब हमारी पार्टी का जन्म ही हुआ है खाली सत्ता में रहने के लिए, और हमारे रहते हुए कौन, शायद वो परिस्थितियों को नहीं समझते। उन्होंने राहुल गांधी को जो है आगे करने के लिए धीरे धीरे अपना नानुकुर शुरू किया, और नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि इसमें कांग्रेस जो है ये सारा जो है मतलब खिचड़ी मैंने पकाई, और जो है ये खाने के टाइम में जो है कांग्रेस बीच में आ जा रही है। तो उनका एकदम से जो है मोह भंग हुआ और वो वहाँ से वो निकल लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी अगर रहे होते इंडिया गठबंधन के साथ में, तो आप खुद देखिए कि अभी वैसे भी इस चुनाव में बीजेपी की सीटें जो है 240 तक घट के आ गई थी, और नीतीश कुमार जी और बाकी जोड़ करके ही अभी सरकार चल रही है। लेकिन ये एक बार सोचिए कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं होते, गठबंधन के साथ होते, तो बिहार की जो 40 सीटें हैं वहाँ तो सुपड़ा साफ हो जाता। वहाँ तो कम से कम 35 सीट से ज़्यादा कम से कम जो है ये गठबंधन को मिल जाता है एक तरीके से। लेकिन कितना बड़ा मतलब इन्होंने गलत काम किया, मतलब छोटी सी उसके लिए कि नहीं हम बड़ी पार्टी है, हम लीड करेंगे, और हमारे चाहे वो नेता की मतलब उनकी कितनी उपलब्धि है, कितने चुनाव जीते हैं हारे हैं, आपको मालूम है, बताने की जरूरत है नहीं।
नीतीश कुमार जी को उन लोगों ने उस समय जाने दिया और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आए और परिणाम आप देख रहे हैं। जब लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ख़त्म हो गए, अब तो कुछ नहीं है, जनता दल टूट जाएगा, बीजेपी अपने में ले लेगी और इस तरह की तमाम तो बयानबाजी हो रही थी, उस समय नीतीश कुमार जी ने कैसे बैक किया है, और वो भी बिना किसी स्टंट के। ये नहीं कि मतलब अपने भाषण में या किसी उसमें इस तरह कोई उटपटांग बयान दें, कोई किसी के ऊपर बहुत अनर्गल आरोप लगाएं, वो तो नाम भी नहीं लेते हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं। और रह गई बात उनके स्वास्थ्य की और उनके एनर्जी की, तो बिहार में अभी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, सारे नेता घर में बैठे हुए थे कि भाई मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है, कोई मोबाइल से संबोधित कर रहा था। नीतीश कुमार जी ने बारिश में 250-300 किलोमीटर बाई रोड यात्रा कर करके और लोगों को संबोधित किया, और लोगों और जो अपने मतलब जो उनके मतदाता थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनको निराश नहीं किया। तो वो अभी वो चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती कि भाई ठीक है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अनफिट हैं, अस्वस्थ हैं, और वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिहार के लिए जितना काम किया है उससे और ज़्यादा काम करेंगे। और बिहार में की समस्याएं अनगिनत है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ से पलायन की, बेरोजगारी की, और इस तरह की जो खासतौर पर युवाओं से जो जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हंसी होता है कि नहीं वोट देने आए जी, अब तमाम तरह के लोग वीडियो बना कर दिखा रहे हैं कि देखो जी अब ये ट्रेन पकड़ के मुंबई और क्या नाम है गुजरात और दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ लोहा पीटेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है पूरा उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। ठीक है, 100% पलायन नहीं रोका जा सकता। अब एकदम से बिहार में जो है दिल्ली जैसी और गुजरात जैसी फैक्ट्रियां तो नहीं लग सकती या उस तरह से बिजनेस नहीं आ सकते, लेकिन एक माहौल जरूर तैयार किया जा रहा है कि बिहार की, जिससे कि जो है बिहार में कुछ इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे कुछ उद्योग धंधे बढ़े, लोग अपना काम करें, इस तरह की चीज़ें हों जिससे बिहार की परिस्थितियों में सुधार हो। और ये सब चीज़ें अभी तक नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि अभी बीच में जैसे लग रहा था कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, लोगों के मन में डर हो गया कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो फिर वही वसूली राज कहीं शुरू हो जाएगा, तो कोई वहाँ पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। अब 5 साल के लिए एक सरकार आ गई है, तो हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से जो है अभी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी, और नीतीश कुमार जी जो है अच्छा माहौल देंगे, और वहाँ पे भी जो है धीरे धीरे बिजनेस और इस तरह की चीज़ों के लिए अच्छा परिस्थितियाँ बनेंगी, जिससे वहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ लगे या कुछ इस तरह का और काम हो, तो बिहार का विकास जरूर होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आपसे एक लास्ट में अनुरोध है कि मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा जो है राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, आपके जैसे एक सामान्य नागरिक हूँ। लेकिन मेरी इच्छा थी बहुत दिनों से कि मैं दूसरों की बात सुनने के बजाय कुछ अगर हमारी जो समझ है उसके हिसाब से अपनी बात हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो हमारा चैनल नया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। नमस्कार।